अच्छा सेकंड उसकी तरफ आ रहे हैं। पिछली दफ़ा हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी अब, लेकिन उसमें ना हम एक्सरसाइजेस नहीं कर पाए थे, तो हमने अब इवैल्यूएशन करना है आर्ग्यूमेंट का और देखना है कि जो रीज़न हमें किया गया है क्या वो सही है और क्या वो रीज़न्स जो हैं एक्चुअली में कंक्लूजन को सपोर्ट करती हैं। देखिए बाज़ दफ़ा आर्ग्यूमेंट फेल हो जाता है बेशक ये रीज़न सही हो, और बाज़ औक़ात आर्ग्यूमेंट फेल हो जाता है इवन इफ द कंक्लूजन साउंड्स रीज़नेबल। तो हमें इसी चीज़ की देखना है कि ये क्या वजह होती है उनके फेल हो जाने की। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने बताया था कि ट्रूथ क्वेश्चन होता है और सपोर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये मैं सिर्फ एक दफ़ा आपको दिखाती जा रही हूँ। जहाँ पे गुड सपोर्ट होती है कि ये वर्क कैसे करता है, क्या चीज़ जो है ना वो आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्या चीज़ उसको वीक बना देती है। तो ये जो हमने मेल की एग्जांपल पढ़ी थी, इसके अंदर हमने इसको एक एज अ गुड सपोर्ट के पढ़ा था। लेकिन आज इसको हम ना मज़ीद कुछ देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ये पिछली मेल की एग्जांपल की ही है कि वो किस तरह लॉजिकली रीजंस फॉलो करती रही। अभी पुअर स्पोर्ट के लिए भी हमने ये एक एग्जांपल देख ली थी, इसको खैर स्किप करते हैं। यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन हमने देखा था। यहाँ से शुरू करूंगी। असल बात यह है कि हमने ये सैलरिज्म जहाँ पे पीछे पहले चैप्टर के अंदर थोड़ा सा टच किया था, उसमें मैंने आपको ये कुछ चीज़ें दिखाई थी जो सामने आपके लिखी हैं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, particular affirmative and particular negative, जिसमें all A's are B's, no A's are B's and some A's are B's and some A's are not B's। ये सैलरिज्म जो है ना ये आगे जो आपकी एग्जांपल्स आ रही थी उनके अंदर अप्लाई होता है। कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी, लेकिन हम इतना ज़्यादा कंफ्यूजन में जा रहे थे कि मैंने स्टॉप कर दी थी वो एक्सरसाइजेस। इसको मज़ीद डिटेल आपकी बताना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे ना ये एक स्ट्रक्चर है जो कि लॉजिक का स्ट्रक्चर है जिसको यूज़ किया गया है। जैसे हमने एग्जांपल एक देखी एक्सरसाइज में, ऑल मशीन्स दैट आर स्विच्ड ऑन मेक नॉइस। ठीक है, ये मैं इधर से बात करी, मैं पॉइंटर निकाल लूँ। ये देखिए, all machines that are switched on make noise. This machine is not making noise, therefore it is not switched on. ये सारी जो हम कह रहे हैं कि ये बेसिकली क्या है, क्या इसको रीजन हम जो कर रहे हैं वो सही है, ये इसको कहते हैं डिनाई द कॉन्सिक्वेंट, डिनाइंग द कॉन्सिक्वेंट। जैसे ऑल एज आर बीज, यानी अगर हम ऑल में मशीन स्विच्ड ऑन अगर ए है तो उसका वो कहते हैं कि दे मेक नॉइस, ये बी हो गया। ठीक है, अब एक मशीन है जिसको हम एक्स कह देते हैं, वो बी नहीं है, यानी कि वो नॉइस नहीं कर रही, इसलिए एक्स ए नहीं हो सकता। ऑल एज आर बीज, एक्स इज नॉट बी, देयरफॉर एक्स इज नॉट ए। जो मशीन ऑन होती है शोर मचाती है, ये मशीन शोर नहीं मचा रही, इसलिए ये ऑन नहीं है, इसलिए कि ये ऑन नहीं है। ठीक है, अच्छा, if something belongs to group A, it must have property B, and if it does not have property B, it cannot belong to group A. There is no other possibility. ये इसका स्ट्रक्चर है, ये लॉजिक का स्ट्रक्चर है। अब कुछ क्लियर हुआ है आपको पिछली दफा जो लोग सवाल पूछ रहे थे? जो लोग पिछली दफा सवाल पूछ रहे थे, हाजरा और कौन थे, कौन कौन थे, अमना, इज इट क्लियर नाउ कि इसका क्या मतलब था? Yeah, this is clear. This thing was following this actually। तो एक चीज जो एक ग्रुप ए के अंदर है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होना जरूरी है। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है किसी में तो इसका मतलब है ग्रुप ए का पार्ट नहीं बन सकती। सो इसको कहते हैं डिनाई द कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इसलिए इसका नाम है बेसिकली स्ट्रक्चर का।
अब यहाँ पे ये वाली एग्जांपल्स थी हम एवरीवन हु स्टडीड रेगुलरली पासेस एग्जाम। ठीक है, अब दो चीजें आ गई यहाँ पे, स्टडिंग रेगुलरली ए, पासेस एग्जाम बी। आयशा डज नॉट पास द एग्जाम, यानी कि बी नहीं हुआ। आयशा डिड नॉट स्टडी रेगुलरली, सेम स्ट्रक्चर फॉलोड हियर। अगली यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है कि अगर रेगुलर स्टडी को ए कह दिया जाए और पासिंग एग्जाम को बी कह दिया जाए, आयशा एक्स हो गई और पासिंग एग्जाम अगेन बी हो गया, तो एक्स ने बी पास नहीं किया क्योंकि देयरफॉर एक्स इज नॉट ए, यानी क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था। ठीक है, ये मशीन्स की हमने पीछे एग्जांपल डिस्कस कर ली है। एवरी एम्प्लॉय विद परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट गेट्स पेड मंथली, ये भी देख लें, एम्प्लॉय विद परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट ए हो गया और मंथली पेमेंट बी हो गया। उमर डज नॉट गेट पेड मंथली, उमर एक्स है और मंथली पेमेंट बी है, अगेन ऊपर हमने मंथली पेमेंट को बी कहा है। तो अगर ये यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है तो फिर एक्स जो है यानी उमर, वो परमानेंट एम्प्लॉय विच इज ए नहीं हो सकता। ये मैथमेटिकल चीजें आ गई यहाँ पे। ऑल फ्रूट्स कंटेन सीड्स, अब यहाँ पे फ्रूट्स है ए और सीड है वो बी है। दिस आइटम हैज नो सीड यानी बी, दिस आइटम एक्स हो गया और नो सीड अगेन बी हो गया। ठीक है, सॉरी, सीड जो है वो बी है, नो हमने नॉट की नेगेशन में लेना है। दिस आइटम इज नॉट अ फ्रूट, तो हमने कहा कि एक्स जो है आइटम वो ए नहीं हो सकता क्योंकि ए होने के लिए सीड का होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, एवरीवन हु अटेंड्स द मीटिंग साइंस द रजिस्टर, यानी मीटिंग की अटेंडेंस कब साबित होगी, जब वो रजिस्टर को साइन किया जाएगा। बी, मीटिंग के सिग्नेचर और रजिस्टर, ये मीटिंग साइन ए है, रजिस्टर के ऊपर सिग्नेचर जो आए हैं वो बी हो गया। अच्छा, लीना डिड नॉट साइन द रजिस्टर, अब लीना एक्स है और फिर साइनिंग द रजिस्टर बी हो गया। अच्छा, लीना डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, सो फिर ये एग्जैक्टली वही चीज है कि लीना एक्स है और इज नॉट ए क्योंकि उसने मीटिंग अटेंड नहीं की, क्योंकि मीटिंग अटेंड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी को होना जरूरी था कि उसको रजिस्टर को साइन करना था। समझ में आ गई ये वाली सारी एक्सरसाइज हमने की थी पिछली दफा। आई एम गिविंग सम टाइम टू एब्जॉर्ब इट। आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ेंगे, ये सारों के अंदर यही स्ट्रक्चर यूज हुआ। एवरीथिंग क्लियर? जी जी ज़्यादा क्लियर हो गया सारा। वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड वन नाउ। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लीजिए। अलियान आए हैं? नहीं, ओके, आगे चलें जी। अगर आपको ये सब यहाँ पे कोई सवाल नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अगली हमारी एक्सरसाइज थी, उसके अंदर हमारे काफी सारी ऐसी ही चीजें थी, वो लग रहा था कि एक ही जैसी हैं लेकिन वो एक ही जैसी नहीं थी। ठीक है, इसमें है ये भी वैलिड रीजनिंग। ये अच्छा, ये तो अभी ये पिछले वाले का ही लॉजिकल स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया कि द रूल कवर्स एवरीवन इन द ग्रुप, अ पर्सन फेल्स द रिक्वायरमेंट देयरफॉर द कैन नॉट बी वन, ये वही ए आर बी, एक्स इज नॉट बी देयरफॉर एक्स इज नॉट ए, ये पिछले वाला ही है, डिनाई द कॉन्सिक्वेंट। अगला जो हमारा आता है Iram, वो I है, have a question. Isme, this is like a universal thing, but does not take into consideration
exceptions, or there could be other reasons for be not following that the X, right? या मगर ये ना यहाँ तक जो हमारे पास रूल है ना, हमने ये देखना होता है कि हम ए किसको कंसिडर कर रहे हैं और बी किसको, और हमने टेक्स्ट के अंदर ही रहना है, हमने टेक्स्ट से बाहर नहीं निकलना, हमने और पॉसिबिलिटीज फिलहाल नहीं सोचनी। आज जो हम करेंगे ना, मैं आपको और स्ट्रक्चर्स भी दिखाऊंगी। दिस इज वन ऑफ दोस दैट वी जस्ट डिड। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आज हम उनको भी देखेंगे। अच्छा, अगला जो हमने देखना है वो है अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, मगर ये इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, रीजंस आर ट्रू बट द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है? ऑल एज आर बी, एक्स इज बी, देयरफॉर एक्स इज ए। मगर एक्स जब ए बनता है तो वो इनवैलिड हो जाता है। कैसे? एवरीवन हु एक्सरसाइज रेगुलरली हैज डेवलप्ड मसल्स। ठीक है, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली ए हो गया, मसल के डेवलपमेंट बी हो गया। मेल हैज वेल डेवलप्ड मसल्स, यानी मेल एक्स हो गया, और उसके मसल्स जो है ना वो अगेन बी, मसल डेवलपमेंट बी में आ गया, देयरफॉर मेल एक्सरसाइजेस रेगुलरली। ठीक है, आपने कहा कि ये चूंकि मेल के वेल डेवलप मसल्स हैं इसलिए वो एक्स रेगुलरली करता है, तो नॉट नेसेसरीली, जैसे अभी हाजरा कह रही थी कि मसल डेवलपमेंट तो और वजह से भी हो सकती है। ओनली पीपल हु एक्सरसाइजेस हैव मसल, ये दिस रूल डज नॉट से कि पीपल हु एक्सरसाइज हैव मसल्स, एंड अदर causes are also possible. So muscles could come from sports, genetics, manual work. So we cannot be sure male exercises. So इसीलिए इसको affirmative consequent कहते हैं, लेकिन हो ये invalid जाता है क्योंकि इसकी और reasons भी हो सकती हैं। यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि इसकी और reasons भी हो सकती हैं, वहां पे इसकी ये एक ही बस रिजल्ट निकाल लेना इनवैलिड कर देते हैं, और ये इस आर्ग्यूमेंट को वीक कर देता है। ठीक है, इसकी मिसालें देखते हैं हम। और अच्छा, यहाँ पे ना हमने ये दोनों को इकट्ठे किया है, फिर मैं ना ये बताती हूँ। जैसे हमने ना एक पैटर्न देखा था, जिसे ए, जैसे फॉर्म है जी नॉट बी नॉट ए, ये सर्टन है, जो पीछे हमने पहले वाला पढ़ा था। अदर पॉसिबिलिटीज अलाउड, नो, कोई पॉसिबिलिटी अलाउ नहीं। कंक्लूजन गारंटीड, वो जो पीछे हम पढ़े थे। ये जो अभी रिसेंट हमने पढ़ा है अफर्मेटिव वाला, ये ए इज बी, सॉरी बी इज ए, लेकिन जो इसकी लॉजिकल स्ट्रेंथ है वो सर्टन नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जिसके वेल डेवलप्ड मसल्स हों वो सिर्फ एक्सरसाइजेस की वजह से ही हो सकते हैं। मजदूरों के भी होते हैं, हालांकि वो बेचारे एक्सरसाइज तो नहीं करते, वो बेचारे काम कर रहे होते हैं। तो पॉसिबिलिटीज, कोई और पॉसिबिलिटी अलाउ हो सकती है कि मसल डेवलपमेंट की और रीजंस भी हो सकती हैं, यस, जिसकी से कंक्लूजन गारंटी। If the person fails the requirement, they cannot be in the group. If the person has the result, does not that they are in the group. अगर एक चीज फेल हो रही है वो ग्रुप में नहीं होगी, कंफर्म, सर्टेनिटी है यहाँ पे। लेकिन अगर एक बंदा रिजल्ट आपको दिखा रहा है तो उसके रिजल्ट देख के आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि वो इसी ग्रुप का बंदा है। किसी के मसल्स देखकर आप ये नहीं कह सकते कि वो एक्सरसाइज करता है। हो सकता है कि वो मजदूरी करता है, वो सामान उठाता है लोगों का, वो जिम नहीं जाता, वो ईंटें उठाता है रोजाना। तो ये रिजल्ट देख के आप प्रूव नहीं कर सकते कि वो ग्रुप का हिस्सा है। अच्छा जी, यहाँ पे ये यही चीज यूज होनी है जी, यहाँ पे यही चीज यूज होनी है। एवरीवन हु स्टडीज रेगुलरली passes एग्जाम। अली पास द एग्जाम, अली स्टडीड रेगुलरली। सेम हम इसको यूज करेंगे
all A's are B's. X is B, therefore X is A. So reason is true, but the conclusion does not follow. के पास एग्जाम को पास करने के लिए सिर्फ रोजाना पढ़ना जरूरी नहीं है। इसी तरह मशीन्स का है, all machines that are switched on make noise, this machine is making noise. This machine is not making noise, पीछे ये था, the machine is switched on. तो अगेन वही चीज है कि आप A और B, और फिर ये है कि X is B, ये शोर मचा रही है, इसका मतलब है कि वो ऑन है, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, एवरी एम्प्लॉइज विद द परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट गेट्स पेड मंथली। अच्छा, इस सिमिलर किस्म की एग्जांपल्स लिखी हैं ताकि आपकी जो कंफ्यूजन हो यही क्लियर हो जाए। ठीक है, सारा गेट्स पेड मंथली, सारा हैज परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगेन अगर हम एवरी एम्प्लॉय विद परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा ये जो एम्प्लॉयज विद परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मंथली पेमेंट, अब एम्प्लॉयज विद परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट ए हो गया और उनको मंथली पेमेंट मिलती है बी हो गया। सारा जो है वो एक्स है और मंथली पेमेंट अगेन बी है। तो क्या सारा हैज द परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्स इज ए? तो ये लॉजिकली फॉलो नहीं करता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसका परमानेंट होना ही उसको मंथली पे करवा रहा। ओके, so all fruits contain seed, this item contains seed, this item is a fruit. ठीक है, ये भी वो फॉलो नहीं करता। everyone who attends the meeting signs the reg, तो वो सेम चीज ही है लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। वहां पे मशीन इज नॉट स्विच्ड ऑन था, यहाँ पे मशीन इज स्विच्ड ऑन। द मशीन इज मेकिंग नॉइज, वहां पे द मशीन इज नॉट मेकिंग नॉइज, इसलिए वो बंद है। यहाँ पे है मशीन इज मेकिंग नॉइज। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज किया है इसको समझाने के लिए। यहाँ पे डीब स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन। इफ समवन बिलोंग्स टू द ग्रुप must they have the condition? If yes, if they lack the condition they cannot belong. That is why these are valid. Example in a symbolic form. जैसे हमने एक एग्जाम्पल पीछे पढ़ी थी कि असाइनमेंट को सबमिट करना है। यहाँ पे ना ये अगर असाइनमेंट को सबमिट करना है तो आपको फीडबैक टाइम पे मिल जाएगा, अगर असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं होगी तो फीडबैक भी नहीं मिलेगा। Submitted on time receives the feedback, not received feedback therefore not submitted on time. The arrow works only in one direction. ठीक है, यहाँ पे ये वाला आ गया। All students who submit, ये अभी जो एग्जाम्पल पढ़े थे, all students who submit assignment on time receives the feedback, and Noor did not receive the feedback because Noor did not submit her assignment on time. If A is B, not B, therefore not A. ये denying the consequent ही है, सेम लॉजिक चल रही है, यहाँ पे सिर्फ वर्डिंग डिफरेंट है। Every vehicle that requires fuel produces emission. This vehicle produces no emission. This vehicle does not require fuel. So if vehicle की requirement fuel की emission, और this vehicle X हो जाएगा, और मतलब वो उसकी कोई emission नहीं आ रही है, यहाँ पे तो X नहीं है, emission नहीं आ रही, तो फिर वो B नहीं है, तो फिर जो है therefore वो A भी नहीं हो सकता। जब emission ही नहीं है तो जाहिर है फ्यूल इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी एग्जाम्पल है। फिर ऑल प्रोफेशनल एथलीट्स फॉलो द स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग schedule. Hassan does not follow the strict training schedule. Hassan is not professional athlete. Again, if A is B, not B, therefore not A. अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये वाला, ये एक्चुअल में ना लॉजिक में इस तरीके से लिखा जाता है। वो मैंने आपके लिए वो एक्स वगैरह डाल के डाला हुआ था। अगर पीछे देखे ना आप, जो मैं स्लाइड्स आपको दिखा रही थी,
उसमें ना ये इस तरीके से लिखा होता है, देखिए ये आपका लिखा है स्ट्रक्चर, एक्चुअल में ये जो लेमैन लैंग्वेज में लिखा जाता है, एक्चुअल में सिंबॉलिक फॉर्म में ये ऐसे लिखे जाते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप ये चीज लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये है। ठीक है, दिस दिस एंड दिस इज सेम। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म, ये रीजंस दी हुई है पीछे सारी, जितना ये जितने भी आप कहना है इसके आगे रीजंस मजीद डिटेल बताई हुई है कि ये कैसे क्या क्या चीज वर्क कर रही है, क्या नहीं, क्या ये लॉजिक फॉलो करते हैं नहीं करते। अच्छा जी, फिर सो evaluating truth and reason and assumptions, ठीक है, and assumptions आ गए। Sometimes we must ask, is the reason true? Is there an unstated assumption? We often rely on common knowledge, professional, ये हमने पिछली दफा देखा था, ये भी हमने पढ़ लिया था। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं? या अभी जो पीछे हम कह रहे थे कि ऑल मशीन्स आर ऑन विच आर ऑन मेक नॉइज, तो मुझे तो इसी सेंटेंस में ही प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस ही ठीक नहीं है, इसी वजह से हम लोग उसको पिक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑल मशीन तो नॉइस नहीं करती ना। तो नहीं, हम यहीं पे गलत अजम्पशन है, और उससे आगे फिर हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हमें चीजें नहीं फिर क्लियर हो रही। आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही? ऑल मशीन्स आर स्विच्ड ऑन, देखें यहाँ पे रीजन दी हुई है। इफ ऑल स्विच्ड ऑन मशीन मेक नॉइज, अ साइलेंट मशीन कैन नॉट बी स्विच्ड ऑन। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप देखिए, मैं बताऊंगा, आप ना टेक्स्ट से बाहर नहीं जाएंगी फिलहाल, आप लेकिन मेरे पास एक टेक्स्ट साइलेंट मशीन है जो आवाज नहीं कर रही, ऑन है फिर भी। नहीं, वो शायद आपको ऑडिबल नहीं है, मगर उसकी कोई ना कोई जो चीज, मतलब जो चीज चल रही होती है ना, उसकी कोई ना कोई आवाज होती है। मतलब एक इलेक्ट्रिक चूल्हा है, वो चलना शुरू हो गया है, उसकी आवाज तो नहीं होती ना, लेकिन मुझे नजर आ रहा है आप कि वो चल रहा है। ये आपके लिए ऑडिबल नहीं है ना। ये देखिए ना, अजम्पशन आपकी अजम्पशन ये है कि आपकी अजम्पशन ये है कि चीज ऑन भी हो जाती है लेकिन उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन आप ये अज्यूम करना क्यों नहीं चाह रही कि बाज चीजें हमारे लिए ऑडिबल नहीं होती? ये तो फिर मेरी बात अजम्पशन है ही ना, हुई वो ना बहुत ये। ऊंचा सुनती हैं, हम्म। बहुत ऊंचा सुनती हैं। उनके मोबाइल जो है ना, वो बेचारी हाथ में पकड़े हुए मोबाइल इतनी जोर से बाज दफा पकड़ती हैं कि उसकी आवाज ना ऊंची हो जाती है, लेकिन उनको नहीं पता चलता। हम्म। उनको पता नहीं चलता कि आवाज ऊंची हुई भी है। ऑन ऑन तो वो है और उसकी आवाज भी है, हमने उनकी आवाज म्यूट की होती। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हमें आवाज नहीं आ रही, या तो इसका मतलब ये है कि चीज ऑन है। आप समझ रही हैं कि अगर मेरा चूल्हा ऑन है और वो आवाज नहीं दे रहा, तो फिर ये हम्म। जो है ना सिचुएशन गलत हो जाती है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि आपको उसकी आपकी वो आपके लिए ऑडिबल नहीं है वो आवाज। हमें हर आवाज नहीं नहीं। सुनाई देती ना, एक लिमिट है ना हमारी सुनने की। हाँ हाँ, लेकिन अब ये तो वो हम कहीं से कहीं चले गए ना, ये तो वही बात है कि हम जितनी मर्जी असम्पशन हमने करते चले जाएं। दो चीजें हमने पढ़ी हैं, वो ये दो अज्यूम चीजें नहीं किया, ये ये हैं। फैक्ट है। जी जैन, जी मैं कह रहा हूँ ये अज्यूम नहीं किया मैडम ने, ये फैक्ट है ना कि हमारी एक रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, तो उससे ना कि हम ऊपर की आवाज सुन सकते हैं ना नीचे की आवाज सुन सकते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैम कह रही हैं कि हमने कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही रहना है, अल्फाज के ऊपर ही रहना है, बाहर नहीं जाना, कुछ भी ज्यूम नहीं करना। उस टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, दो चीजें पढ़ी ना हमने, निखिल, जी। हमने दो चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं, यहाँ पे मैंने आपको कंपेयर करके भी दिखाया है। देखिए, यहाँ कंपैरिजन में हमने देखा है कि एक वैलिड पैटर्न है और एक इनवैलिड पैटर्न है। एक पैटर्न है कि अगर बी ए है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सर्टन नहीं है, क्योंकि उसकी और पॉसिबिलिटीज बी बन रही हैं। वहां हम अपने टेक्स्ट से बियॉन्ड सोचते हैं, जैसे मसल्स का डेवलप होना। Also, और one more सही दूसरी है। thing, आपको कंक्लूजन, like see, keep in mind that the first statement जो है ना, like all machines make noise. So you over here you have to consider that you're taking as a true, as true.
all machines make noise matlab this is a true statement, so anything beyond that is not considered. So that first statement, if you're considering it to be true, and then the second statement is following that first statement, that is why x does not fall in that example. So Exactly. आपको तो ये हम प्री रिक्विजिट उसके साथ पहले सेट कर रहे हैं, उसको प्री हाँ that रिक्विजिट if सेट कर रहे all हैं, yes all फिर हाँ फिर समझ में आता है कि पहले से अगर हम एक पैटर्न सेट कर लिए कि अच्छा हम ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू ही है, तो फिर तो Yeah. मुझे समझ आती है. Yes, so that first Okay. statement is important, that if A is true and B is true, then X is not B, therefore X cannot be A. जी, यहाँ पे देखिए कि पीछे जो हमने एग्जाम्पल की थी ना, उसके अंदर हमने कहा था ये पहली स्टेटमेंट दोनों में सेम थी, लेकिन यहाँ वो कह रही थी कि मशीन जो है ना वो आवाज नहीं कर रही. यहाँ पे वो कह रहा है मशीन आवाज कर रही है. मशीन द मशीन इज स्विच्ड ऑन. क्या मशीन आवाज अगर कर रही है तो वो ऑन है? जरूरी तो नहीं है. आप वाली बात ये बिल्कुल. ठीक है, अभी जो आप बात कह रही थी, तो यानी जहां हम कहते हैं ना आवाज नहीं कर रही, तो वहां पे ये फॉलो करता है. जहां कह रही है आवाज कर रही है, यहाँ पे वो फॉलो नहीं करता रिजल्ट को. यू गेटिंग? अब मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा ये ज्यादा कर रहा है, क्योंकि मशीन तो आवाज कर रही है और ज्यादातर मशीनें आवाज करती हैं, जी जी. तो इसलिए ये फॉलो कर रहा है और वो फॉलो नहीं कर रहा. इसके अंदर हमें सर. पॉसिबिलिटीज और भी नजर आ जाती है ना, कि मशीन आवाज कर रही है, मशीन इज स्विच्ड ऑन. इसमें पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है ना. हम कहते हैं कि पॉसिबिलिटी हमारी ये है कि यहाँ पे देखें कहाँ पे आ रही मशीन की मिसाल डिटेल भी लिखी हुई है. Noise may come from other sources. Not all noises mean switched on. इसीलिए conclusion does not follow from the reason. ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था कि कहाँ गया बोला, हमने कहा था if all switched on machine make noise, a silent machine cannot be switched on. तो वहां पे दोनों का चेंज समझ आई है आपको निकित? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब यहाँ पे तो देखा मशीन की बात करें ना, कि सब मशीनें जो हैं वो नॉइज करती हैं, तो इसलिए एक साइलेंट मशीन स्विच ऑन नहीं है. मतलब कि आसपास से कहीं शोर भी नहीं आ रहा, वो मशीन भी शोर नहीं कर रही, इसका मतलब है वो ऑन नहीं है. ये तो इतना मतलब ट्रू बन रहा है कंक्लूजन, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है. जी, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ना इसका ए और बी को फॉलो करवाया है. उसके वहां पे वो कह रहा है कि वो मशीन जो है, देखिए यहाँ पे है ऑल स्विच्ड ऑन मशीन मेक नॉइज, साइलेंट मशीन कैन नॉट बी स्विच्ड ऑन. यहाँ पे दो मुख्तलिफ चीजें हमने पढ़ी है ना, हमने दो मुख्तलिफ चीजें पढ़ी हैं. एक में कहा है कि मशीन ऑन है, एक बार कहा है मशीन ऑन नहीं है. मशीन इज मेकिंग नॉइज कह रहा था, वहां कह रहा था मशीन इज नॉट मेकिंग नॉइज पहली वाली एग्जाम्पल में. यहाँ कह रहे हैं वो मशीन आवाज कर रही है, इसका मतलब है ऑन है. नहीं, मशीन अगर आवाज कर रही है तो इसका मतलब है ऑन है, तो आवाज तो कहीं और से भी आ सकती है, उसके साथ पड़ी हुई चीज के अंदर से भी आवाज आ सकती है. ये कैसे हमने कंक्लूड कर लिया कि ये इस मशीन की ही आवाज है? क्योंकि मशीन इज मेकिंग नॉइज है ना. हाँ जी, क्योंकि हम कह रहे हैं मशीन इज मेकिंग नॉइज, तो हम सिर्फ किसी रैंडम नॉइज की बात तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. लेकिन ना आप उस ट्रैप में आ गए हैं ना, जो कि ट्रैप आपको राइटर दिखाता है. एक दफा उसने आपको मशीन को ऑन कर दिया, एक दफा उसने मशीन को ऑन नहीं किया. एक दफा मशीन को सॉरी एक दफा उसने कहा है कि आवाज करती है, एक दफा कह रहा है आवाज नहीं कर रही. जब वो कह रहा है ना कि मशीन आवाज नहीं कर रही, तो उसका कंक्लूजन जो है ना वो फॉलो करता है पहली स्टेटमेंट के साथ. जब वो कह रहा है कि मशीन आवाज कर रही है, तो उसका कंक्लूजन उस रीजन को पहली स्टेटमेंट के साथ फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि आवाज का आना, आवाज का ना आना तो ये साबित करता है कि मशीन ऑफ है, लेकिन आवाज का आना किसी और सोर्स से भी हो सकता है. ये समझे ना? तो ये तो assumption है ना. नहीं, actually just to like it's a small segue to what Iram is saying. जैसे कि आज सुबह क्या हुआ था
my AC was switched off. Nobody switched it on. लेकिन पीछे से उसका जो regulator है, like the adapter was switched on, but the AC nobody had switched it on. But this certain sounds started to come from inside the room unit. So when I noticed the louver जो ऊपर नीचे जो होता है ना, उसका जो छोटा सा motor होता है unit, that was making some sounds. So मैं देखी off, it was obviously off. So I went to the balcony and I switched off the adapter, and then the sounds didn't come. So basically the unit was not on, but there were some sounds coming in. So I knew this unit was switched off, and yet the sounds were on. So I just want to give you that kind of a situation. It does happen. Not every sound that comes from a machine means, or an appliance means that it is switched on. It can also be a malfunction, but it does not have to be switched on necessarily. जी, a good example. Thank you, Zara. Another thing that you have to keep in mind is अगर से आप Venn diagram बनाए ना, so the reasons that a machine can make noise are many, which is B. But A is talking about being switched on, and the reason for that is only noise. So that is a smaller circle inside that bigger, B. So that is why वो दोनों का जो है conclusion सही नहीं हो सकता. I don't think I made sense, but if you can like actually Venn diagram इसको draw करें ना आप, it will be Yeah, more you need clear. to Like say B like is a एक big बड़े circle. वेन Yeah. डायग्राम भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन अभी हमने ना वो सेलिजिज्म के अंदर आती ना चीजें, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जाएंगे। वो फिर आपको बताएगा कि ये बी है, इसके अंदर हमने ए यानी ये ए है, इसके अंदर हमने बी को ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, फिर ये है कि ये ए है और ये अलग अलग बी रखा हुआ है, एक ए है और एक बी है, और कहीं ऐसी जगह है कि ए और बी स्लाइटली ओवरलैप कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। सो ये चीजें जो होती है ना, किस तरीके से एक्सप्लेन होती है और बहुत मजे की लगती है वहां पे। लेकिन पहले थोड़ा सा हम इसके अंदर चले जाएं, फिर वो वेन डायग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह। Yeah, so over here, if you just see that, making noise, anything can make noise. But for a machine to be considered, switched on, for that, the reason is only making noise. Does that make sense? हाजरा, आई मिस्ड वन, फिर से बोलिएगा। वो तो नॉइज के वजह काफी हो सकते हैं, मल्टीपल रीजंस. जी जी। I think just change the terminology to switched on, say power on, because switch on रखना और फिर machine को actually power on करना, they are two different things. So I think in this case, it basically means to power on the machine, not just basically keeping the switch on, because switch can be on 24 hours, but you're not using the machine, it's not powered on. No, so what I'm trying to say is don't go into the literal examples, and we are trying to look at the logic, right? So it has to fit into any example. So in this case, the sound thing is not adding on to the the switching on, because everybody's expecting the sound to come from a switched on machine. But I think what we just need to change the terminology is that if it's powered on, then yes, we expect a sound. I think that's with the clarity. No, I want to avoid the going into the reality of the situation. I want to keep it only to the text. Okay. So if you're going into, again, if all regular students pass and someone like Ali did not. Oh wait, where is it? Sorry. Okay, so everybody who studies regularly passes the exam, right? And Ali passed the exam. So we cannot say that Ali studied regularly. See, so the way you have to look at it is to pass the exam. It's not necessary that you have to study regularly, but but everybody who studies passes. The condition is here, if you study, you pass, but not that everybody passes because they have studied. The two statements are different. बिल्कुल हाजरा, देखिए, एक है नेगेशन के साथ और एक है विदाउट नेगेशन। उसमें हमने कहा आयशा डिडंट पास द एग्जाम, ठीक है, इसलिए वो उसने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। Yeah, एक so काम करने के लिए exactly. दूसरे की उसकी कंपल्शन जरूरी है, जब नहीं हुई तो वो नहीं हो सकता। लेकिन एक काम हो गया है, एक में नेगेशन नहीं आ रही ना, अगर हो गया है तो इसका नेसेसरली मतलब नहीं है कि उसने पढ़ा भी होगा, उसकी और वजूहात भी हो सकती है। Yeah, so the sentence here, what we are trying to say is, if everyone who studies regularly passes the exam, and we're taking this as true, this applies only for people who have studied regularly. It is not applying to people who have passed the exam. Yes. So just because Ali has studied does not mean that that statement holds for him, because the condition here is those who study regularly, they pass.
You're not talking about people who have passed the exam. For that, there can be multiple reasons. So the structure over here is like, just because, so if A is like all A are B, right? So over here, these two have to come together for X to be, following, uh, what do you say? That the first statement. A. Yeah, I mean, yes, A and B. So it's like, A and B together have to come for X to be true. If X does not follow A and B, then that thing is false. जी So A Okay. is studying regularly, B is passing the exam, and Ali has passed the exam. But Ali का कोई अपन, like, there is no evidence over here that Ali has also studied regularly. So therefore, we cannot conclude that Ali has studied regularly. जी So A अब and B देखिए both have to be given to us clearly. But the evidence has to be given for both A and B. Just because one evidence is given, that does not mean that the other evidence is also can be assumed to be true. अच्छा, एक चीज आप जो यहाँ पे मिस कर रहे हैं ना, वो है ऑल एज आर बीज, और पीछे जो हमने पढ़ा था ना, जिसके अंदर हमने कहा था, उसका नाम मुझे भूल जाता है एकदम, ये जो हम दो लॉजिक्स पढ़े थे ना, पैटर्न्स देख रहे थे, ये था नॉट बी नॉट ए, यहाँ पे है बी ए, ये पैटर्न है इनका, इसका नॉट का वर्ड आता है यहाँ पे नॉट नहीं है, ठीक है। तो अगर एक बंदा फेल करता है रिक्वायरमेंट, तो वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन अगर बंदा रिजल्ट दे रहा है, ये प्रूव नहीं करता कि वो इस ग्रुप का हिस्सा है। ये दो चीजें हैं जो इसके मुताबिक है। वहां पे हमने जो रूल पढ़ा है ना, वो है ऑल एज आर बी, एक्स इज बी, देयरफॉर एक्स इज ए, ठीक है। और ये अफर्मेटिव कॉन्सिक्वेंट है, जिसके अंदर हमने मसल्स की एग्जांपल पढ़ी थी। उससे पीछे जो हमने ये जो लास्ट वाला पढ़ा है, उससे पीछे हमने पढ़ा है ऑल एज आर बीज, एक्स इज नॉट बी, यहाँ पे नॉट आ रहा है। हमने मशीन को की साउंड ऑन की, हमने मशीन की साउंड ऑन नहीं की, मतलब ये कह रहे हैं कि एक में से साउंड आ रही है, एक में से साउंड नहीं आ रही। अगर साउंड नहीं आ रही तो फॉर श्योर कि वो ऑन नहीं है, लेकिन साउंड आ रही है, ये कहीं गारंटी नहीं करता कि वो ऑन है। ये दो चीजें आपको मैं वैसे इकट्ठी लिख देती किसी जगह पे तो बेहतर होता, कि ये दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। एक ही स्टेटमेंट में नॉट लगाने से मतलब चेंज हो जाता है। जी, अब मुझे समझ आ गई। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, आगे चलते हैं अब हम, जी। ठीक है। अब मैंने आपको बताना है कि हमारी रिलायबिलिटी किससे आती है, एक्सपर्ट विटनेस, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह से, जिस तरह डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, या आई विटनेस होती है। इनको आगे देखते जाते हैं। अच्छा, evaluating support for conclusion. When analyzing an argument, we must ask key questions है, do the reasons support the conclusion, ये वगैरह चाहिए का। आगे चलते हैं। What does it mean to support a conclusion? Reasons support a conclusion if the reason is true, it increases the likelihood that the conclusion is true. Likelihood, okay? It makes the conclusion more acceptable. अब देखें, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सर्टन यानी गारंटीड रिजल्ट है, इट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, इट कैन बी मॉडरेट एंड कैन बी वीक। तो हम गारंटी नहीं कर सकते हर चीज को। ये चार चीजें इसके अंदर आती हैं, सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग होना, मॉडरेट होना, वीक होना, ठीक है। तो कई ऐसी हमारी रीजनिंग होती है जिसमें हमारा आर्ग्यूमेंट वीक भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, a reason is relevant if it is true, it makes the difference to whether we should accept the conclusion. Relevance does not mean just being about the same topic automatically supports the conclusion. टॉपिक के हवाले से है, इसका मतलब नहीं है कि वो कंक्लूजन को सपोर्ट करेगी, ठीक है। So conclusion, the school should build more classrooms. Students number have increased by 30% in the last 3 years. अब यहाँ पे रीजन है, रीजन क्या दे रहा है वो, the reason directly affects space needs. If true, it makes the conclusion more reasonable. Therefore, it supports the conclusion.
ये एग्जाम्पल है जहाँ पे रीजन जो है वो सपोर्ट कर रही है कंक्लूजन को कि हमें ज्यादा क्लासरूम्स बिल्ड करने चाहिए स्कूल के अंदर, क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर 30% एडमिशन का इंक्रीज देखा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंक्लूजन के अगेंस्ट है, रेलिवेंट है लेकिन कंक्लूजन के अगेंस्ट जा रही चीज। स्कूल में क्लासरूम ज्यादा होने चाहिए। द स्कूल ऑलरेडी हैज लार्ज फाइनेंशियल डेफिसिट। अब ये जो रीजन दिया है ना, शुड बिल्ट मोर क्लासरूम, वो डेफिसिट है फाइनेंशियल उनका। दिस इज रेलिवेंट बिकॉज बिल्डिंग क्लासरूम कॉस्ट मनी एंड बट इट काउंट against the conclusion. It weakens the argument rather than supporting it. ठीक है, the result can be relevant but oppose the conclusion. क्योंकि उससे ताल्लुक है उसका स्कूल से, स्कूल के बारे में ही बात हो रही है, रीजन भी उसी के बारे में दी जा रही है, लेकिन वो कहीं पर भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही। अभी जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे, आपके सामने भी ऐसी मिसालें थी कि पहला जुमला आपने सुना, ओके रजिस्टर कर लिया, ए ये है बी ये है, उसके बाद दूसरा सुना जिसमें नॉट था, और फिर एक उसका एक कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। एक उस सिमिलर एग्जांपल के अंदर विदाउट नॉट आपने एक चीज पढ़ी, तो हम ये कहेंगे कि कुछ कंक्लूजन सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, एक लफ्ज एड अप हो गया, वो कंक्लूजन जो है वो उससे ड्रॉ नहीं होगा, वो फॉलो नहीं करेगा, उसको वीक कर देगा। Just a minute. In this, don't you think one of the reasons why they are saying that the school should build more classrooms is because they can admit more students and therefore probably get more cash inflow and come out of the financial deficit? That is the reason why they are giving, this conclusion that the school should build more classrooms to get out of financial deficit. देखिए ये जो है ना, यहाँ पे जो रीजनिंग की है ना, उसने कहा है कि रीजन रेलेवेंट है लेकिन ये कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं करती। रीजन आपने रेलेवेंट दी है लेकिन कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रही। Can you give me another example like this? देख लेते हैं आगे, होगा मेरे पास है और एग्जाम्पल। इररेलेवेंट रीजन भी होती है। अब यह सेम चीज है, द स्कूल शुड बिल्ड मोर क्लासरूम, द स्कूल फुटबॉल टीम वन रीजनल कंपटीशन। अब और क्लासरूम इसका बिल्कुल ही ताल्लुक नहीं है, इररेलेवेंट है ना, हैज नो लॉजिकल कनेक्शंस टू क्लासरूम स्पेस, does not affect the acceptability of the conclusion, it is irrelevant. Irrelevant isn't do not support conclusion. अच्छा ये was that Zara और हाजरा? Yes, Zahra. ज़रा आगे ना इसकी हमारी एक्सरसाइजेज आएंगी। आई डाउट कि इसकी मेरे पास और कोई इस वक्त यहाँ पे एग्जांपल है। आप में से कोई एग्जांपल कोट करेगा यहाँ पे कोई? वुड यू लाइक टू? कोई नहीं, आगे चलते हैं। अगर जी जो जी जी। मैं ये कहने लगी थी, आई डोंट नो मैं सही कहूंगी कि नहीं, औरतों को रिलीजियसली ओवर कंट्रोल किया जाता है और मर्दों के गुनाहों को भी माफ कर दिया जाता है, ये अन इस्लामिक है। मेक सेंस? औरतों को रिलीजियसली कंट्रोल किया जाता है और मर्दों को माफ कर दिया जाता है। मर्दों के गुनाह तक भी माफ कर दिए जाते हैं, तो इनका आपस में कोई उस तरह से रिलेशन नहीं बन रहा ये आपने कंक्लूजन किस किस चीज को बनाया? कि ये दोनों ही नहीं, ये तो मैंने दोनों रीजंस दिए ये हैं। अन इस्लामिक है। अच्छा जी ये अन इस्लामिक है, ये आपका कंक्लूजन? ओके जी। अगर आप देखें ना, इसके रीजंस जो आप दे रही हैं अन इस्लामिक होने के, उसमें मर्दों को माफ कर दिया जाना, माफ तो वैसे भी कहते हैं कर देना चाहिए, औरतों नहीं, को ओवरलुक कर होना की बात कर रही हैं कि मर्दों को ओवरलुक कर दिए जाते हैं उनके बड़े बड़े गुनाहों पर भी, और औरत की छोटी सी बात पे भी उसको जो है वो मिनिमाइज किया जाता है। अ,
वर्डिंग में इतनी जल्दी बना नहीं पाई, सॉरी। तो आपका जो रीजन बन रहा है ना मर्दों को माफ कर देना या ओवरलुक करने वाला, वो उतना सपोर्टिव नहीं बन रहा ना। ये माफ करना इस्लाम में जायज है। हाँ, औरतों को पेनलाइज करना ये जो है ये थोड़ा सा करता है उसको वीक कर देता है। अन इस्लामिक होना, अगेन नॉट वाला वर्ड यूज किया आपने। फिर ये एग्जांपल सही है? मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मैं खुद भी डाउट में चली गई एग्जांपल देके। ये ना मुझे इसकी एग्जांपल नहीं लग रही है, किसी और चीज की एग्जांपल लग, इसकी नहीं है एग्जांपल। अगर हजारा, इफ यू स्पेयर मी, मैं इसकी एग्जांपल नेक्स्ट टाइम आपको ना निकाल के और कुछ दूंगी, और फिर हम एक्सरसाइज इसकी अलग से भी कर लेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको फिलहाल ये चीजें बतानी थी। फिर ये कि स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट क्या होती है। सपोर्ट कैन वेरी इन लेंथ, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग। All registered voters must show ID. Ali did not show ID, therefore Ali cannot vote. ये बिल्कुल strong है ना। If the rule is true, the conclusion must be true. This is certain support. इसी तरह conclusion है strong but not certain support, ठीक है? This new restaurant will be successful. Most restaurants opened in this area have been successful. अब ये जो reason है ये इतनी कोई certainty है ना। Past experience suggests likely success, but it does not guarantee success, ठीक है? This is strong but not certain support. इसके बाद आते हैं conclusion, जिसमें moderate support और statistical data quote किया गया है। Online learning improves students' performance. In the study of 500 students, 65% improved after using online tools. और analysis में किया है statistics provide evidence, but 35% did not improve. यानी आपको सिर्फ इम्प्रूव्ड का वर्जन, ये बायस्ड आपको चीज दिखाई जा रही है, वन साइड ऑफ द कॉइन दिखाया जा रहा है। सपोर्ट एग्जिस्ट बट इट इज नॉट यूनिवर्सल। तो ये एक मॉडरेट किस्म की सपोर्ट, ऑल्दो 50% से ज्यादा है, लेकिन स्टिल 35% जो है वो एक ऐसा मतलब ग्रुप है जिसने इम्प्रूवमेंट शो नहीं की। Weak support, energy drinks improve exam performance. My friend drank energy drink and passed her exam. Based on the second example, ये anecdotal है, no broader evidence and very weak support. एक मतलब एक आदमी कहता है मेरे दादा जो थे, मेरे अंकल थे, वो स्मोकिंग करते थे और 50 साल में अल्लाह को प्यारे हो गए। तो एक दूसरा बंदा कहता है कि मेरे दादा स्मोकिंग करते थे और 90 साल तक जिंदा रहे। दोनों एनेक्डोटल दे रहे हैं। ये इसको पता नहीं फैलेसी कहते हैं कि बाइसनेस, फैलेसी है शायद। ये मतलब बहुत ही वीक किस्म का सपोर्टिंग रीजन दिया जाता है, ठीक है? तो चेन ऑफ रीजनिंग होती है जी हमारा। ये अभी जो आर्ग्यूमेंट में कंटेन मोर देन वन स्टेप। Reason: air pollution in the city has increased by 20%. Higher pollution causes respiratory illness. Intermediate conclusion आ गया, respiratory illness in the city will increase. The government should restrict car use. पहला रीजन, दूसरा रीजन, इंटरमीडिएट कंक्लूजन और फिर मेन कंक्लूजन, ठीक है? टू इवैल्यूएट आपने क्या करना है, डज द इंटरमीडिएट कंक्लूजन follows from the reasons given above, यानी पहली और दूसरी रीजन से इंटरमीडिएट कंक्लूजन ड्रॉ होता है, यस या नो, या देखेंगे। डज इट सपोर्ट ना, अब ये इंटरमीडिएट कंक्लूजन क्या ये मेन कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है? बोथ स्टेप्स आर मस्ट। ये चेन ऑफ रीजनिंग कहलाती है, ठीक है? फिर एक और रीजनिंग का तरीका होता है कि वहां पे एनालॉजी दी जाती है एज अ सपोर्ट। ऑनलाइन एग्जाम शुड रिप्लेस पेपर एग्जाम. Many companies have successfully moved from paper systems to digital system. अब यहाँ पे इसकी एनालिसिस अगर हम करते हैं, ये एनालॉजी है ना, वो आपको एक केस स्टडी बताई गई, ठीक है? दिस यूजेस एनालॉजी कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन भी आमतौर पे किया जाता है एनालॉजी के अंदर। इट सजेस्ट सिमिलैरिटी बट एग्जाम्स and companies may not be identical.
So support depends on how similar the situation is. तो वैसे जनरली आपको बताया जा रहा है कि कंपैरिजन है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन भी आपको नजर नहीं आ रहा है सच। ठीक है, अभी इसकी मजीद डिटेल आएगी थोड़ी सी। जनरल प्रिंसिपल एज अ सपोर्ट, कभी कभी देखिए एनालॉजी देके सपोर्ट किया जा रहा होता है, ये रीजनिंग की जा रही थी, सपोर्ट किसको कह रहे हैं हम, रीजन को। कभी चेन ऑफ रीजनिंग दी जाती है, ठीक है, कभी जर्नल प्रिंसिपल्स को एज अ रीजन और एज अ सपोर्ट यूज किया जाता है। कंपनीज शुड कॉम्पनसेट द कस्टमर, ठीक है, कंपनीज शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉल्टी प्रोडक्ट्स, रीजन ये दिया है based on the general principle. If we accept the principle, the conclusion follows. And strength depends on whether the principle is widely accepted. अगर पूरी दुनिया में एक चीज लोग मानते हैं कि कॉम्पनसेट करें अपने कस्टमर को, तो फिर आप इसको कहेंगे कि हाँ भाई ये फॉलो करता है इसको। रीजन करते हुए हम क्वेश्चंस भी पूछते हैं। क्वेश्चंस टू आस्क वेदर वैल्यूएटिंग अ सपोर्ट, ये नहीं, क्वेश्चन क्या होते हैं, is the reason relevant, does it support or weaken the conclusion, how strong is the connection, is there a missing information, is there an intermediate conclusion, and could there be alternative explanation. यहाँ पे इसको छोड़ें आप, ये हमारे पास ये दो एग्जाम्पल हैं, इसको हमने करना है, इन्हीं को यूज करते हुए, इनको स्किप करते हुए मैं पहले आपको एक चीज और करवाऊंगी। पहले बिग इनसाइट, आर्ग्यूमेंट कैन सपोर्ट कंक्लूजन इन डिफरेंट वेज। कभी पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करते हुए, कॉज एंड इफेक्ट बताते हुए, एनालॉजी बताते हुए, स्टैटिस्टिकल डेटा कोट करते हुए, जर्नल प्रिंसिपल या चेन रीजनिंग। Recognizing the structure helps student evaluate strength more accurately. ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आता है तो आपकी इवैल्यूएशन ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। स्ट्रक्चर क्या है, रीजनिंग का स्ट्रक्चर, इसके अंदर डिडक्टिव, इंडक्टिव रीजनिंग, कैजुअल रीजनिंग, इनको देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट कैन सपोर्ट इन डिफरेंट वेज, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स ये हैं हमारे पास। चेन भी, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर विल हेल्प अस जज द स्ट्रेंथ। पहला स्ट्रक्चर वो, इफ ए इज बी नॉट बी देयरफॉर नॉट ए, ये पीछे जो हमने भी पढ़ा भी है, ये डिडक्टिव रीजनिंग है, सर्टेन सपोर्ट आ जाती है, इसके अंदर सर्टेनिटी होती है, यू गारंटी द रिजल्ट। ठीक है, फिर इंडक्टिव रीजनिंग, प्रेडिक्शन फ्रॉम द पास्ट, X has always happened before, therefore X is likely to happen again. ठीक है, अच्छा, you have always felt tired after sleeping late, therefore you are likely feel tired tomorrow. क्योंकि अभी तुम जाग रहे हो ना, तुम्हें कल थकावट महसूस होगी। So based on past experiences, but ये गारंटी नहीं होती। Strength depends on consistency and number of cases. जितने ज्यादा नंबर होंगे, जितने ज्यादा सैंपल साइज बढ़ेगा, उसकी कंसिस्टेंसी, वरना रिजल्ट गारंटीड नहीं, क्योंकि आप प्रिडिक्शन कर रहे हो। फिर कैजुअल रीजनिंग, which is cause and effect based. A causes B, we remove A, therefore B is reduced. Smoking causes lung cancer, smoking rate is decreasing, therefore lung diseases cases will likely decrease. Strength पे से डिपेंड करेगी, A is really the main cause, अगर ये वाकई में कॉज है, और यहाँ पे कोई और कॉजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, ये इस पे स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही होगी। आपका आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है डिपेंड करता है कि ए वाकई में कॉज बन रहा है। फर्ज करें कि ये कॉज ही नहीं है, तो फिर मतलब आर्ग्यूमेंट ही वीक हो जाएगा। फिर बाज दफा सपोर्ट के लिए एनालॉजीज को भी यूज किया जाता है, जहाँ पे कंपेयर किया जाता है दो केसेस को। ठीक है, सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी आर सिमिलर, what happens in A will likely happen in B. Online banking improved efficiency in country A. Country B is similar, therefore online banking will improve efficiency in country B. Strength depend करता है how similar the situation is.
नॉर्मली वो सिमिलर नहीं होती। एनालॉजी में आमतौर पे सिचुएशन सेम हो तो रिजल्ट भी सेम आ रहे होते हैं। हमारे यहाँ ना पंजाबी में एक मुहावरा बोला जाता है, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭੈੜੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ੋਰ भी ਭੈੜੇ, ਜਿਹੜੇ लाहौर ਭੈੜੇ ਉਹ पिशोर भी भैड़े। मतलब जो लोग यहाँ बुरे हैं वो बाहर जाके भी बुरे ही होंगे, किसी और जगह भी जाके। जिन्होंने पाकिस्तान में बैठ के नहीं पढ़ा वो अमेरिका जाके कैसे पढ़े? मतलब यू नो सिमिलर सिचुएशंस, सिमिलर रिजल्ट्स। स्टेटिस्टिकल रीजनिंग क्या होती है? अच्छा, ये बड़ा लोग वैलिड समझते हैं इसको ना। यानी जैसे हम वर्ड यूज करते हैं मोस्ट एंड मेनी एंड 70% ऑफ एक्स आर वाई, 70% of x are y. Therefore, this x is probably y. 80% of the student who revise daily pass. Ali revises daily, therefore Ali will probably pass. The stronger with large sample. यहाँ अगेन देखें, सैम्पलिंग टेक्निक बहुत ज्यादा होती है। अगर आपके सैम्पल साइज छोटा है, अपने सर साहिल के मुंह से काफी जरा ये बातें सुनी भी हुई, सैम्पल साइज छोटा है तो आपका रिजल्ट जो है ना वो एनेक्डोटल कंसिडर होता है। एक बंदे दो बंदे की बातें स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं, फिर आप के ऊपर आप कोई जनरलाइज रिजल्ट्स नहीं दे सकते। वीक बेस्ड ऑन स्मॉल नंबर। रीजनिंग के अंदर आपका जर्नल प्रिंसिपल रीजनिंग हमने भी पीछे भी देखा था, ऑल ए शुड बी, दिस इज ए देयरफॉर इट शुड बी। Companies should compensate customer for faulty product. This product is faulty, therefore company should compensate the customer. इसकी स्ट्रेंथ इस आर्ग्यूमेंट की किस चीज पे डिपेंडेंट है? डिपेंड्स ऑन वेदर वी एक्सेप्ट द प्रिंसिपल। अगर हम प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर देंगे तो आर्ग्यूमेंट तो वीक ही हो जाता है। फिर चेन ऑफ रीजनिंग भी हमने देखा कि रीजन एक दो दे के फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कंक्लूजन दिया, फिर उसके बाद आपने मेन कंक्लूजन दिया। एयर पोल्यूशन इंक्रीजेस इलनेस, illness increases hospital cost, therefore air pollution increases healthcare spending. So each link must be strong. और ये भी याद होना चाहिए कि हमने पीछे जॉइंट रीजनिंग, इंडिपेंडेंट रीजनिंग भी देखा। यहाँ पे प्रैक्टिस आ गई जी। अब आप इनको पढ़ते जाएं और इनके पास अपने ना आंसर्स लिखें, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आई नीड टू एक 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 दो मिनट में मैं वापस आ रही हूँ। आप इनको पढ़िए प्लीज, एक्सरसाइज को, इसको आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर में ये बताना है कि ये कौन सा वाला है, मतलब स्ट्रक्चर में स्टेटिस्टिकल है, डिडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव है, जनरल प्रिंसिपल है, कौन सी है? ये इधर मैं ये वाला रख देती हूँ आपके सामने, ताकि आपके सामने स्ट्रक्चर भी रहे।
जी, जब तक सिस्टर नहीं आती है मेरे ख्याल हम इस प्रैक्टिस को डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है पहली स्टेटमेंट को पढ़ के। यहाँ पे ऑल दो आंसर्स भी साइड पे लिखे हुए हैं तो समझ में आ रहे हैं नहीं, प्लीज डिस्कस कर लें। I wanted to ask for statistical reasoning. What is the accepted numbers? अगेन यहाँ पे यहाँ पे जो है ना, आपका सैंपल साइज जितना बड़ा होगा उतना जो है ना आपका रिजल्ट ज्यादा वैलिडिटी की तरफ जाएगा। Okay. जैसे 80% या जितना ज्यादा हो। Can we go लेकिन back to the answer? प्रोबेबिलिटी ही दे रहा है वो आपको, Yeah. प्रोबेबिलिटी ही दे रहा है अगेन। Yeah. Can we go back to the example? या स्टैटिस्टिकल रीजनिंग देने में सिर्फ मैनी कह देना काफी है? क्या कहते हैं ना, मैनी या मोस्ट ऑफ, इस तरह ये वर्ड यूज करना काफी होता है? या ये जो है ना स्टेटिस्टिकल रीजन की कुछ कह लेना इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं, क्योंकि मेनी हो, मोर हो, सेवरल हो, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये आपको बताते हैं कि ये इस रीजनिंग की जा रही है नंबर बेस्ड। I want to know, can the fourth example, can that not be statistical reasoning? नो, आई डोंट थिंक सो। ये वाली कह रही हैं आप? Yeah, because that's, I think the fact that we are making a reason that stress increases blood pressure, that is because we have statistics to prove that, right? नहीं, ये रीजनिंग जो है ना, आप डिडक्टिव रीजनिंग कह सकते हैं इसको। रिड्यूस किया जा रहा है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर स्ट्रेस की वजह से, दिस प्रोग्राम रिड्यूसेस स्ट्रेस, रिड्यूस किया तो इस वजह से इसका। अब आप उसको एक्स और वाई करके करके देखें। ए और बी, इनके भी वैसे मैं आपको मैथमेटिकल वो दिखाई दूंगी कि इनको कैसे मैथमेटिकली कैसे प्लॉट किया जाता है। I want to know if general principle or जैसे कि इसमें ना general principle is given for the fifth one. That is more like a, an ethical principle, I can say. लेकिन इसमें देखा गया तो even the second example is based on a general principle, right? That's the law, the rule. So why can't the second one also be a general principle reasoning? एक मिनट, ये आप फिफ्थ वाले को जनरल प्रिंसिपल कह रहे हैं, तो जनरल प्रिंसिपल में ये बात हमने कही थी कि अगर लोग उसको एक्सेप्ट करें, Okay. ओनली देन इट इज द प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल। कि जनरली लोग ये कहते हैं, तो आमतौर पे लोग ये समझते हैं वो, अगर जनरली ऐसी बात है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर ये वीक है। देखिए, एक माशरे में एक चीज एक्सेप्टेबल है, एक माशरे में एक चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो वो जनरली जो अवाम है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती ना। Yeah. कैजुअल Okay. रीजनिंग में कॉज एंड इफेक्ट आ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट, अच्छा ये कॉज एंड इफेक्ट भी हो सकता है। देखें, नंबर 4 जो है वो आपको कॉज एंड इफेक्ट भी नजर आ रहा है कि स्ट्रेस ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, प्रोग्राम ने स्ट्रेस रिड्यूस कर दिया, इसलिए ब्लड प्रेशर लो हो गया। ब्लड प्रेशर की कॉज क्या थी? स्ट्रेस। स्ट्रेस कम हुआ, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया। ठीक है। Okay.
ठीक है। अच्छा अच्छा ये आई एम स्टिल ऑन द पॉइंट कि जो सेकंड वाला पॉइंट है वो जनरल प्रिंसिपल क्यों नहीं हो सकता? ये मैंने जनरल थोड़ा प्रिंसिपल हो इंग्लिश सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं। ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स मस्ट शो आईडी, अहमद डिड नॉट शो आईडी। अब ये नॉट का वर्ड आ गया थोड़ा सा। ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स के पास ये ए हो गया, आईडी शो कराना है, बी हो गया। अच्छा अहमद हो गया, एक्स नॉट बी, एक्स इज नॉट बी, सो एक्स कैन नॉट वोट। ये कंफर्म्ड है। सही सही। जनरल प्रिंसिपल भी हो सकती है। फाइजा आपका कैमरा ऑन हो गया। अच्छा डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर सर्टेनिटी होती है, कैजुअल में ऑफन स्ट्रॉन्ग। स्टेटिस्टिकल जो डेटा होता है ना वो प्रोबेबिलिटी वाला होता है, लाइकलीहुड उसमें, और इंडक्टिव रीजनिंग भी लाइकली होता है। एनालॉजी अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ सिमिलर द टू सिचुएशंस आर। जनरल प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन acceptance and chain depend on the weakest link. Understanding the structure, the better you evaluate. अगर आपको उनके स्ट्रक्चर समझ आते हैं तो फिर ही आपकी इवैल्यूएशन भी बेहतर हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी एक्सरसाइज है, ये बेसिक स्ट्रक्चर की है, इसकी फिर आगे ये हमने दी है। अच्छा ये बताइएगा जरा, ऑल टीचर्स मस्ट प्रिपेयर लेसन प्लान्स। मिस्टर खान इज अ टीचर, देयरफॉर मिस्टर खान मस्ट प्रिपेयर अ लेसन प्लान। डिडक्टिव। अच्छा क्यों लग रहा है डिडक्टिव आपको? क्योंकि पहले जनरल ट्रूथ बता रहे हैं वो कि ऑल एक्स वाई करते हैं, और फिर जी भी अगर एक्स है तो वो भी वाई करेंगे। I think all is a indicator word for deductive reasoning. एक मिनट मैं फिर से आपके सामने ना ये रख देती हूँ, क्योंकि ये ना मिक्स हो रहे हैं। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर ना देखें कि इफ द रीजन इज ट्रू कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, ये सर्टेन सपोर्ट होती है डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। एक चीज सही है तो दूसरी भी सही होगी, और अगर एक रीजन सही है तो कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा। ठीक है। दूसरी इंडक्टिव रीजनिंग में प्रिडिक्शन होती है फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये चीजें याद रखें। X has always happened before, therefore X is likely to happen again. ठीक है। तीसरी कैजुअल में कॉज एंड इफेक्ट होता है। ठीक है। ए की कॉज जो है वो बी बन रहा है, तो अगर आप रिमूव कर दें तो कॉज बी जो भी कम हो जाएगा। लेकिन इट डिपेंड इसका करता है कि ए वाकई में वो कॉज है, और ये डिपेंड करता है कि कोई और कॉजेज नहीं हो सकती, अदर कॉजेज एग्जिट, यानी और कोई कॉज हो ही नहीं सकती। लंग कैंसर की हमने यहाँ पे मिसाल देखी, लंग कैंसर की कोई और कॉज नहीं है। एक बंदा एक केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है तो उसको भी तो लंग कैंसर हो सकता है ना, और वो स्मोकिंग नहीं करता। सो अगर और कॉजेज नहीं हो सकती और ए वाकई में इज द ओनली कॉज, तो फिर आपका जो है वो रीजनिंग जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी। हम स्ट्रेंथ भी साथ साथ देखते जा रहे हैं। फिर एनालॉजी के हमने दिखा था कि दो कंपैरिजन सिमिलर केसेस, एक केस दूसरी केस की तरह बिल्कुल वैसे ही है, तो फिर वो दोनों के रिजल्ट्स भी सेम होंगे। ठीक है। स्टेटिस्टिकल डेटा में हमने देखा था कि मैनी मोस्ट सेवरल 70% वगैरह अगर ऑफ एक्स आर वाई, तो एक्स इज प्रोबेबली वाई। ठीक है। यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर देखा था, और इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि सैंपल साइज कितना बड़ा है। जनरल प्रिंसिपल में हमने देखा है कि ए शुड बी बी, दिस इज ए, देयरफॉर इट शुड बी, शुड इट शुड बी,
यहाँ पे हमने कहा कि स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वेदर वी एक्सेप्ट द प्रिंसिपल और नॉट। कंपनीज को कॉम्पनसेट करना चाहिए किसी फॉल्टी प्रोडक्ट के लिए, ये फॉल्टी प्रोडक्ट है, कंपनी शुड कॉम्पनसेट द कस्टमर। अगर आप ये रूल मानते हैं पहले वाला, तो ही आप इस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। अगर आप इस रूल को ही नहीं मानते तो ये फिर नहीं होगा, जनरल प्रिंसिपल ही नहीं है, तो हम जनरल प्रिंसिपल नहीं कह सकते। चेन अगेन हमने कहा एक रीजन, दो रीजन आपने दी, फिर इंटरमीडिएट कंक्लूजन निकाला और फिर उसके बाद आपने मेन कंक्लूजन दे दिया। तो आपस में इनका कितना स्ट्रॉन्ग लिंक है, क्या जो दो रीजंस थी उससे आपने इंटरमीडिएट कंक्लूजन निकाला, क्या वही उसका इंटरमीडिएट कंक्लूजन बनता भी है कि नहीं, और फिर क्या इंटरमीडिएट जो कंक्लूजन है मेन कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। सही है, ये है। और फिर हमने देखा कि इनकी सर्टेनिटी और यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। फिर अब ये आ गया। चलिए इस एक्सरसाइज को हम ऐसे करते हैं। पहला है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। दूसरा है मोस्ट मैंगोज फ्रॉम दिस फार्म आर स्वीट, दिस मैंगो इज फ्रॉम दिस फार्म देयरफॉर इट इज प्रोबेबली स्वीट। स्टैटिस्टिकल डेटा में मोस्ट हमने देख लिया ना वर्ड। In the past experiences, inductive, अब ये in the past, every time it rained, traffic was slow. It is raining today, therefore traffic will probably be slow. Inductive reasoning है। Inductive reasoning में हमने क्या पढ़ा था? Prediction, ठीक है। अच्छा, lack of sleep causes poor concentration. Sarah did not sleep well, therefore she may have poor concentration today. Cause and effect है, casual causal relationship है, reasoning है। All citizens should obey the law. Ahmed is a citizen, therefore Ahmed should obey law. अब यहाँ पे all का वर्ड आया है और फिर लॉ के बारे में बात है, तो जो लॉ के बारे में आमतौर पे जर्नल प्रिंसिपल ही होते हैं। तो समझ आई आपको? ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आगे मिक्स स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ठीक है, इसकी भी हमने ये है। फिर उसके बाद थोड़े से वेरिएड स्ट्रक्चर्स हैं, थोड़ा सा और चीजें आती हैं इसके अंदर, इसकी भी मैंने एग्जांपल आपको दिए। ये जो है ना, अब मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगी, ये जो दो आखिरी वाले हैं ना, ये आपने खुद करने हैं और इसको करके फिर इसको आपने अगली स्लाइड में इसके आंसर्स भी हैं, तो आपने चेक करना है कि आपका हाउ करेक्ट इट इज, ठीक है। आज इतना ही काफी है। जी बिल्कुल। फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा। अगली क्लास हमारी इंशाल्लाह रमजान में होगी। अल्लाह खैर खैरियत से गुजारे और अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम लोग रमजान में अपने गुनाह बख्शवा सके। आमीन या रब। अभी तक कोई सवाल हो तो पूछिए। अच्छा मिस नायाब, ये जो सारा कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या कंटेंट है, ये एनी थॉमसन से की बुक में है या फिर कहीं और से आपने उठाया? मुझे कह रहे जी जी। एक मिनट। क्योंकि अगर सोर्स बुक मिल जाए ना तो उसको रीड करके ना एक दफ़ा बड़ी अच्छी ग्रिप और अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ना, तो दैट इज वाई। ये बुक है एनी थॉमसन की। बुक से कंटेंट मैं सिर्फ लेती हूँ, एग्जांपल्स डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको करवाती जरूर हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। फिर उस तरफ आते आते थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले मैं बिल्कुल सिंपल से एक्सरसाइजेस करवा के आपको डिफिकल्ट की तरफ लेके आती हूँ। इसी के चैप्टर नंबर 2 पे हम पहुंचे। कंटेंट मैं बोलो यहाँ से भी लेती हूँ, दो एक और किताबें भी उस दिन आपको दिखाई थी, लेकिन हम चैप्टर नंबर 2 कर, तो ये मैं चैप्टर नंबर 1 भी अच्छा याद करवा दिया आपने। मैं चैप्टर नंबर
1 जो है ना वो आपको शेयर कर दूंगी। बुक मैं इसलिए नहीं शेयर करती क्योंकि पता है अगर आप फिर इससे पढ़ोगे तो बाज दफा जो कुछ लोग होते हैं ना वो कंफ्यूज होते हैं, फिर वो क्लासेस में हमने ये कर लिया है सारा, ठीक है। तो हमें कितने दिन लगे, मैं कह रही थी ना अभी हम चैप्टर नंबर 1 के 13 पेज तक पहुंचे हैं, अभी चैप्टर नंबर 1 के हम 22 पेज तक पहुंचे, ठीक है। भी इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता किया है क्योंकि इसके अंदर तो थोड़ी सी एक्सरसाइज है और मैंने आपको बहुत सिंपल सिंपल से फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स करवाई। इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैंने आपको करवाई हैं, मतलब मैंने आपको होमवर्क के तौर पे भी कराई हैं और मतलब आपको क्लास में भी कराई हैं, ठीक है। ये मेरा ख्याल है रहेगी हमारी, ये मैं आपको भेज दूंगी, ये आप कीजिएगा, ये रहेगी है। लेकिन वो जो बड़ी वाली है ना वो मैंने आपको करा दी है, जो ये वाली जो है। इट्स अ गुड बुक, लेकिन इसके अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मेंशन करके ना तो ये खामोशी तैयार कर ली गई है और उस तरीके से क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो फिर मुझे ना कई चीजें मैं इधर उधर से और चीजों से पढ़ के तो फिर उसको करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से एक्सप्लेनेशन आपको पांच चीजों की होती नहीं है। सही हो गया। और जब आप बुक चूज कर रही थी, यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर किए थे इस बुक के? हाँ जी, और भी बहुत सारी किताबें हैं बेटे, वो मैं उसमें फिलोसफी डिपार्टमेंट से ताल्लुक है, मतलब वहाँ मुझे बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं किताबों की सूरत में। वहाँ पे लॉजिक ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो किताबें तो बहुत है बेटे, लेकिन देखना होता है कि हमारी ऑडियंस कैसी है और उनको क्या चीज कैसे समझ आएगी। इजी से शुरू करिए। हम्म। अगले से ऑडियंस हमारे पास 50 लोग हैं एंड दे आर फ्रॉम एवरी डेमोग्राफिक एंड एज ग्रुप, तो उनके लिए फिर यही बुक सही रहेगी या फिर देर शुड बी एनी अदर बुक? वो क्रिटिकल थिंकिंग का स्टार्ट है उनका, दे नो नथिंग अबाउट इट। देखिए अलियान, बात ये होती है कि हमारे उस्ताद ने हमें बताया था कि जब आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है ना 1 to 1, एक एक बंदा, आप बैठे सामने एक बंदा है, आप जितने मर्जी फिलोसॉफिकल बात कर लें, मुश्किल बात कर लें, जब आप 10 बंदों के सामने बैठे हैं ना, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपने देखना है कि लोएस्ट डिनोमिनेटर कौन सा है, वो कौन सा बंदा है जिसको सबसे कम आता है। और जब आप मासेस में पढ़ाते हैं ना, मतलब मोर देन 10-20 पीपल, तो फिर आप ना उनको 6 साल के बच्चे की तरह पढ़ाते हैं। सही सही। ये चलो, अच्छा सिस्टर, आज की मतलब सेशन के बारे में बात मुकम्मल होगी तो मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करूँ? एक दो फिर मेरे जी और भी मेरी तरफ सवाल से तो आज इतना काफी है। अब अगली क्लास में हम इन्हीं को मजीद खोलेंगे। मैं कई चीजें इसमें आती हैं जो कि उतनी डिटेल इसके अंदर, इस किताब के अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं होती, फिर मैं उसकी डिटेल डालती हूँ, उसकी एग्जांपल्स डालती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। ये बंद कर दीजिए अभी आप, अब बाकी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो देख